एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी JNK इकोनॉमी की सीरीज़ जो है चल रही है। हम ऑलरेडी एक लेक्चर जो है JNK इकोनॉमी पे कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। ओके, तो देखिए फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने सिंपल इकोनॉमी को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी को हमने डिफ़ाइन किया था। फिर हमने ये देखा था कि इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंडेंट रहती है, वो मेनली रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, रिसोर्सेज में हमने रिवर्स, गार्डन्स और कुछ लेक्स को डिस्कस किया था। ओके, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो इकोनॉमी होती है वो मेनली मनी की टर्म्स में एक्सप्लेन होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने UT-JNK के अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी कैसे होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। इसके बगैर और हमने कहा था कि इकोनॉमी को मेजर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने क्या किया था? हमने GDP और SGDP को डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो इकोनॉमी को मेजर करने में हमारी हेल्प कर रहे थे। ओके, फिर हमने पर कैपिटा इनकम जो है उसकी बात की थी। पर कैपिटा इनकम की बात की थी, या जिसको हम इनकम पर पर्सन भी कहते हैं। ऑल्सो हमने डिस्कस किया था GDP को, और ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करवाया था कि इसमें फाइनल प्रोडक्ट्स की बात होती है। हमेशा हम मनी के टर्म्स में बात करते हैं और हम क्या देखते हैं? मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस देखते हैं किनका? प्रोडक्ट्स का जो बन रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट लेक्चर का रिकॉल हो गया है, अभी हम सेकंड लेक्चर अपना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करी जाए, ओवरऑल मैं बोल रही हूँ, सिर्फ JNK की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल इंडिया का हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा, फिर इंडिया की इकोनॉमी जो है उसको हम JNK की इकोनॉमी के साथ थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो बात अगर करी जाए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, तो आपको बता दूं 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है, 3 तरह की इकोनॉमी होती है। पहली होती है सोशलिस्ट, दूसरी होती है कैपिटलिस्ट और तीसरी होती है मिक्स्ड। अब जो ये सोशलिस्ट होती है, सोशलिस्ट में क्या होता है, आप बस मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा। सोशलिस्ट में क्या होता है? गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है। मीन्स सारी जो पॉलिसीज़ होती है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कौन बनाता है? वो गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट हमेशा ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता है जो लोगों के, पीपल के फेवर में हो। ठीक है, जो पीपल के लिए अच्छे हो। ठीक है, जो पीपल के लिए फेवरेबल हो। तो ये जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें मेजर रोल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल होता है मेजर, और वो हमेशा लोगों की सेटिस्फैक्शन देखकर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ पॉलिसीज़ जो है वो बनाती है। ओके, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है दैट इज़ टोटली ऑपोजिट टू द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी, प्राइवेट जो सेक्टर होता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो मेनली अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ या रूल्स या रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिर चाहे लोग उसमें, पीपल उसमें लॉस में जाएं या पीपल को फ़ायदा हो या लॉस में जाएं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। बट उनको क्या है कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। किस में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल होता है एंड वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट का रोल होता है। ठीक है, इसमें दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट का भी रोल होता है। इसमें गवर्नमेंट का रोल एंड प्राइवेट का रोल दोनों का होता है। ठीक है, इसके कुछ अपने काम होते हैं, इसके कुछ अपने काम होते हैं। ठीक है, तो जिसमें दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट का रोल हो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? इंडिया में हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया में हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब चलिए देखते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको। देखिए 1991 से पहले कुछ और, इंडिया में अगर बात करें 1991 से पहले कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? इन 1991 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसको हम NEP बोलते हैं, मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एक नई पॉलिसी आई। ठीक है, उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? LPG,
देखिए ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, एल, पी एंड जी। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। अब मैं एक एक करके आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए सबसे पहले अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूँ, तो लिबरल का मतलब होता है फ्री, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है फ्री, और फ्री को अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं मीन्स रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को क्या बोलते हैं, फ्रीडम, और उस फ्रीडम का दूसरा नाम है लिबरल, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में आपको आइडिया लगना चाहिए कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी, किस पे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो रही थी वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप मीनिंग समझ लीजिए कि लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम देना या रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, ठीक है। अब देखिए किन पे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो रही थी वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक फॉरेन कंट्री है, ठीक है। ये एक फॉरेन कंट्री है, इनको क्या करना है, इनको इंडिया में कुछ बेचना है, ठीक है। इनको गुड्स भेजने हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन जैसे ये गुड्स भेजते हैं इंडिया में, जब ये गुड्स लेकर आते हैं तो इन गुड्स पे कुछ टैक्स लगता है, ठीक है। इन गुड्स पे कुछ टैक्स लगता है जिनको हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि आपको पता है बैरियर का मतलब होता है कोई रुकावट, ठीक है। तो ये टैक्स जो है ना, ये एक तरह की रुकावट बन जाती है इन फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि इनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो ये डिस्करेज हो जाते हैं अपने गुड्स को, अपनी चीज़ों को इंडिया में भेजने से। तो इंडिया यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं करती। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपको पता होगा। इम्पोर्ट अगर हम इंडिया की टर्म्स में बात करें तो इम्पोर्ट का मतलब इंडिया में कोई चीज़ आना बाहर से, एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से कोई चीज़ जाना बाहर, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब जो चीज़ इंडिया में बनी हो अगर उसको हम बाहर भेजेंगे तो उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट का मतलब होता है अगर इंडिया में कोई चीज़ नहीं बन रही है और इंडिया को उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो इम्पोर्ट करेगी, लेकर आएगी बाकी की कंट्रीज़ से, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ तो फॉरेन से जब गुड्स आते थे इंडिया में तो उन पे कुछ टैक्स लगता था, ठीक, जिसको हम टैरिफ बैरियर्स भी बोलते थे। अब फॉरेनर्स इससे खुश नहीं थे क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता था, उनको टैक्स देना पड़ता था, तो इसलिए वो डिस्करेज हो जाते थे, वो इंडिया में गुड्स नहीं बेचते थे। मींस इंडिया का इंपोर्ट जो था वो कम था क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ही नहीं करता था। इंपोर्ट करता भी तो कैसे, फॉरेनर्स बेचते ही नहीं थे, ठीक है। अब हो गई ये चीज़, ये जो था ये सिनेरियो था बिफोर 1991, ठीक है। बिफोर 1991 क्या था, बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स वगैरह लगते थे इन फॉरेन गुड्स पे, इसलिए फॉरेनर्स गुड्स जो है इंडिया में नहीं बेचते थे, ठीक। तो इंडिया का इंपोर्ट लेवल कम था। अब देखिए आफ्टर 1991 क्या सिनेरियो था उसकी बात करेंगे, ठीक। आफ्टर 1991 के बाद क्या हुआ, ये जो फॉरेनर्स थे इन्होंने इंडिया में गुड्स भेजना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये जो टैरिफ बैरियर्स वगैरह थे ना, या जो टैक्स लगता था, ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। ये टैरिफ बैरियर और टैक्स जो है ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन गुड्स पे, लेकिन अब इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, ये टैरिफ बैरियर्स या टैक्स जो है फॉरेन गुड्स पे जो लगता था इसको हटा दिया गया। अब फॉरेनर्स ने क्या किया, फॉरेनर्स ने और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो इंडिया में डालने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इंडिया का इंपोर्ट जो है वो क्या हुआ, इंडिया का इंपोर्ट इससे ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया में अब वो गुड्स आने लगे जो फॉरेन में बनते थे, ठीक है। पहले क्या होता था, इंडिया अपने ही गुड्स बनाता था और इंडिया के लोग ही उस गुड्स को खरीदते भी थे और यूज़ भी करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब फॉरेन से गुड्स आने लग पड़े, फॉरेन से इंडिया गुड्स आने लग पड़े, और यूज़ उन गुड्स को कौन करते थे, इंडियंस। हम ही उनको यूज़ करते थे क्योंकि हमें चाहिए तो हमने फॉरेन से मंगवाए, हम उनको यूज़ करते थे, ठीक है। और पे भी हम ही करते थे। हम पे करते थे किसके लिए, फॉरेन गुड्स के लिए। हम फॉरेन गुड्स के लिए पे करते थे। फिर क्या होता था, वो जो पेमेंट थी या वो जो मनी था वो किसके खाते में जाता था, वो फॉरेन कंट्रीज़ के खाते में जाता था। आपको समझ लग गई। देखिए 1991 के बाद जो है फॉरेन से इंडिया गुड्स आना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने उन गुड्स को यूज़ करना शुरू किया, हमने उन गुड्स के लिए, फॉरेन गुड्स के लिए पेमेंट भी की। तो फॉरेन गुड्स के लिए पेमेंट करेंगे तो फॉरेन गुड्स तो फॉरेन के हैं ना, तो वो पेमेंट किस में जाएगी, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाएगी, ना कि इंडिया में जाएगी, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज़ इससे क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। आफ्टर 1991 से पहले जब फॉरेन के गुड्स जो है वो इंडिया में नहीं आ रहे थे तो हम इंडिया में अपने ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अपने ही गुड्स
यूज़ भी करते थे और अपने ही गुड्स के लिए पैसे देते थे। तो अगर पैसे के बारे में बात करी जाए तो पैसा बाहर तो नहीं जाता था ना, वो इंडिया में ही रहता था ओवरऑल। तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी हाई उसमें मतलब प्रोग्रेस हो रहा था, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे थे वो इंडिया में ही रह रहा था, ना कि वो फॉरेन जा रहा था। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके कुछ अपने एडवांटेजेस भी हैं, कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो हमने अभी एक पॉइंट किया है, ठीक है, डिस्कस, वो एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि जब हम पैसा दे रहे हैं फॉरेन गुड्स के लिए, पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे बैरियर्स नहीं थे, वो इंडिया में आ रहे थे गुड्स, हम उनके लिए पैसा दे रहे थे, ठीक है, वो फॉरेनर्स की इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी क्योंकि हम उनके गुड्स के लिए पेमेंट कर रहे थे। तो वो जब गुड्स फॉरेन से आते थे इंडिया में, तो इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। इंडियन गुड्स जो थे, इंडियन गुड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, फॉरेन के कंपैरिजन में इंडियन गुड्स अच्छे नहीं थे, इसलिए फॉरेन गुड्स को क्या मिलता था? प्रेफरेंस मिलती थी इंडिया में। इंडिया में फॉरेन गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी, कंपटीशन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो फिर क्या हुआ? फॉरेन गुड्स को जो है प्रेफरेंस मिलती थी, इसलिए इंडियन गुड्स पड़े रह गए, इंडियन गुड्स पड़े रह गए। और इंडियन गुड्स जब बिके ही नहीं तो इंडियन इकोनॉमी में पैसा ही नहीं आया और इंडियन इकोनॉमी जो है वो ड्रॉप करती चली गई। और फॉरेन गुड्स बिकने लग गए इंडिया में, फॉरेनर्स के गुड्स के लिए पैसा चला गया और वो फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो इकोनॉमी में रेज करते गए, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन आपको फिर से बता रही हूँ दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ इट्स ओन डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, ठीक है। यहाँ पे हमने डिसएडवांटेजेस के टर्म्स में बात करी है, तो एडवांटेजेस भी आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप उसमें ये पूरा सिनेरियो पढ़ोगे, बिकॉज यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आई हैव गिवन यू एन आइडिया ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं आगे क्या हुआ, ठीक है। फिर आती है, देखिए अब आई होप ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपको और थोड़ा सा देखिए डेफिनेशन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको अब समझ आ जाना चाहिए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ बैरियर्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। मतलब जो फॉरेन से गुड्स आ रहे थे उन पे टैरिफ बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शंस हमने हटा दी। इंक्रीज्ड इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन, उससे क्या हुआ? फॉरेन से ज़्यादा गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होने लगे, तो हाई कंपटीशन इन इंडिया, इंडिया में कंपटीशन बढ़ गया, तो इंडियन प्रोग्रेस कम होगी, क्योंकि इंडियंस की जो गुड्स है अब वो नहीं बिकते थे, अब फॉरेन गुड्स बिकते थे, इसलिए इंडियाज़ की प्रोग्रेस जो है वो कम हो गई, क्योंकि उनके गुड्स ही नहीं बिकते थे तो पैसा ही नहीं आता था। आई होप लिबरलाइजेशन क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था? डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट को अगर मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो दैट मीन्स जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, उसका जो ओनर होता है, उसका ओनर तो गवर्नमेंट ही होता है ना। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसके नाम कर देना? प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के नाम, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ के नाम। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्राइवेट कंपनीज के नाम कर देने को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई? अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को हमने ओनरशिप से हटा दिया, मतलब अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं रही, हमने वो किन को दे दी? किन को बेच दी? प्राइवेट कंपनीज को बेच दी। जो पहले गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी अब वो किसकी प्रॉपर्टी बन गई है? प्राइवेट कंपनीज की प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो हटा के प्राइवेट कंपनीज को हमने ओनरशिप दे दी है प्रॉपर्टीज़ की। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, बस सिंपल है। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हमने प्राइवेट को सेल कर दी, अब उसका ओनर प्रॉपर्टी का कौन बन गया? प्राइवेट। गवर्नमेंट नहीं बना, अब प्राइवेट बन गया, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी हुआ आफ्टर 1991, ठीक। ये आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। फॉरेन से पहले गुड्स आते थे इंडिया, लेकिन उस पर टैक्स लगता था, इसलिए फॉरेनर्स गुड्स नहीं बेचते थे। बिफोर 1991 की बात है। तो इंडियन अपने गुड्स प्रोड्यूस करते थे, इंडियन से यूज़ करते थे, तो मनी जो है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में जाता था, ठीक। लेकिन आफ्टर 1991 फॉरेन से गुड्स आने लग पड़े इंडिया में, फॉरेन से गुड्स इंडिया में आने लग पड़े। फॉरेन गुड्स को अब कौन यूज़ करने लग पड़ा? इंडियंस ने फॉरेनर्स को उन गुड्स के लिए मनी पे किया, तो फॉरेन इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप हो गई। ये आफ्टर 1991 का सिनेरियो, ये बिफोर 1991 का सिनेरियो, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ग्लोबली कुछ करना, मीन्स सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में कुछ करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो स्किल्ड पीपल थे हमारी इंडिया में, जो कुछ अच्छे लोग थे, जिनको थोड़ी स्किल थी, जिनका जिनको अच्छी चीज़ें आती थी करनी, या जिनको टेक्निकल नॉलेज थी, या किसी भी तरह की अगर उनको स्किल या नॉलेज थी, तो उन्होंने कहाँ पे काम करना, किनके साथ काम करना शुरू कर दिया? फॉरेन कंट्रीज़ के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो अब वो सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं कर रहे हैं,
वो ओवरऑल ग्लोबली वो किसी भी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आया था, ठीक है। चलिए, अब जो ये 1991 की पॉलिसी है इसको हम JNK के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। JNK में अगर हम 1991 की बात करें तो उस टाइम पे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा था, तो इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है। इकोनॉमी का लेवल या इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक। इसलिए मैंने आपको 1991 एक्सप्लेन किया, ताकि अगर मैं सीधे आपको बोल देती कि 1991 में JNK में प्रेसिडेंशियल रूल था और इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको रिलेट किया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। देखिए, अभी अगर GDP की बात करें, मैंने आपको कहा था कि स्टेट या UT की जो GDP होती है उसको हम SGDP बोलते हैं या GSDP बोलते हैं, ठीक है, GSDP बोलते हैं या SGDP बोलते हैं, ठीक। और इसको कौन मेजर करता था? इसको मेजर करता था डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स से याद रखना GDP और स्टैटिस्टिक्स से याद रखना S। तो SGDP जो है वो UT या स्टेट के लिए होती है, ठीक है, उसको मेजर करता है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, अगर बात करी जाए GSDP 1995 और 1996 में कितनी थी? 6982 करोड़, ठीक है। GDP जो है 6982 करोड़ थी JNK में, कब? 1995-1996 ईयर में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिलेगा आपको 2018 और 19 में। कितनी इंक्रीज हो गई? वो कितना बन गया? पहले तो 6982 करोड़ था, अब थी 1.56 ट्रिलियन, ठीक है। 2018-2019 में कितना था? 1.56 ट्रिलियन और 1995-1996 में कितना था? 6982 करोड़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि सिर्फ नुकसान नहीं हुआ था ओवरऑल, अगर इंडिया की बात करें या अगर स्टेट्स की बात करें, ओवरऑल नुकसान हो भी सकता, मतलब कुछ चीज़ें नुकसान, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी अपनी, कुछ एडवांटेजेस भी थी, ठीक है। तो फ़ायदा भी हुआ था इंडिया को, लेकिन नुकसान भी किसी किसी जगह पे हुआ था, ओके। ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, ये आप डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, SGDP या GSDP फॉर ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर एट करंट प्राइस इज 2.101 ट्रिलियन, ठीक है। 2021-22 ईयर में अगर देखा जाए तो इट इज़ 2.01 ट्रिलियन, ठीक है। व्हाट? SGDP या GSDP, ठीक है। अब देखिए, करंट प्राइस क्या होता है? हमारे पास दो होती हैं, एक तो होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट, ठीक है, करंट एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट पे हम लोग क्या करते हैं? जो प्रेजेंट GDP है, ठीक है, प्रेजेंट GDP जो है उसको हम एक बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसका कंपैरिजन हम एक बेस ईयर के साथ करते हैं, ठीक। मतलब हम किसी पिछले, हो सकता है मान लीजिए अगर आज 2022 है तो मान लीजिए हम 1992 को क्या ले रहे हैं? बेस ईयर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में, इस ईयर के कंपैरिजन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 2022 की GDP कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन करंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट में हम लोग किसी भी बेस ईयर को कंसिडर नहीं करते हैं, हम करंट में देखते हैं 2022 की सीधे सीधे GDP मेजर करते हैं, ना कि उसको किसी बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। करंट में हम लोग किसी बेस ईयर को नहीं लेते, कांस्टेंट में हम लोग बेस ईयर को लेते हैं। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर का बताया, दैट फाइनेंशियल ईयर जो है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड क्या होता है, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अब देखिए, अब हम एनुअल बजट ऑफ JNK डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए, अगर एनुअल बजट, अगर JNK की बात करें तो JNK का जो बजट है वो किसने प्रेजेंट किया था? निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन आपको पता है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। अब देखिए, टोटल अगर इंडिया का बजट देखा जाए तो दैट इज 30.42 लाख करोड़, टोटल ये इंडिया का है, टोटल इंडिया का बजट 30.42 लाख करोड़। इसमें से JNK को कितना दिया गया है? 1,08,621 करोड़, ठीक है। आपको ये फैक्चुअल टर्म्स हैं, आपको ये याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया?
एनुअल बजट जो है हमारी JNK UT के लिए किसने प्रेजेंट किया था? निर्मला सीतारमन। वो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। और टोटल बजट अब अगर बात करें इंडिया का कितना था? 30.42 लाख करोड़, ठीक है, 30.42 लाख करोड़। और उसमें से JNK को कितना दिया गया? 1,08,621 करोड़। ओके, अब देखिए बजट में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? बजट में मेनली हम लोग एक्सपेंडिचर डिस्कस करते हैं, ठीक है। बजट में हम लोग एक्सपेंडिचर डिस्कस करते हैं। बजट किसी स्टेट या किसी यूटी को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स देख सके, एक साल में उनका कितना खर्चा हो रहा है वो देख सके, ठीक है। इसलिए हम लोगों को पैसा मिलता है ताकि हम अपने एक्सपेंडिचर्स, हम अपना खर्चा वगैरह इन बजट से निकाल सके, ठीक है, यूटी के लिए या स्टेट के लिए, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर मीन्स कुछ खर्चा करना, ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू जो होता है वो डे टू डे खर्चा होता है, डे टू डे खर्चा होता है। कैपिटल जो होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। मान लीजिए मेरा ऑफिस है, ठीक है। वहाँ पे मैंने 2 कंप्यूटर्स लाए, एक प्रिंटर लाया, ठीक है। 2 कंप्यूटर्स लाए, एक प्रिंटर लाया, और मेरे ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैं डेली कॉफ़ी देती हूँ, उनको मैं डेली एक कप कॉफ़ी देती हूँ सभी एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो 2 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर है ना, ये मेरे ऑफिस का क्या है? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये मुझे रोज़ रोज़ नहीं लाना है। अगर मेरा बिजनेस 1 साल का है तो ये मुझे 1 साल में एक बार में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं रोज़ 2 कंप्यूटर्स नहीं लेकर आऊँगी, मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही 2 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर लाऊंगी, एंड पूरे साल का जो काम है इन्हीं कंप्यूटर्स और प्रिंटर से चलाऊंगी। इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बार में ही ये करते हैं, लेकिन जब एक बार में करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, ठीक है। और अगर कॉफ़ी की बात करूँ तो मुझे क्या करना है? मुझे डेली अपने एम्प्लॉयज़ को एक कॉफ़ी देनी है। अगर मैंने आज दी है, मंडे को एक दी है, ट्यूसडे को मैं और एक दूंगी, ठीक है, वेडनेसडे को मैं और एक दूंगी। मीन्स मुझे ये एक्सपेंडिचर डेली करना है, ठीक है, डेली करना है। ये एक्सपेंडिचर जो स्मॉल है, 10 रुपये आज, 10 रुपये कल, 10 रुपये परसों, लेकिन करना डेली है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डे टू डे एक्सपेंडिचर, और ये हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है, ये हमेशा स्मॉल होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, ठीक है। अब अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कॉफ़ी नहीं दूंगी, हो सकता है उनमें से कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, अपने बिजनेस को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए, या अपने बिजनेस को मेनटेन करने के लिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को मेनटेन करने के लिए जो हमें डे टू डे एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे वही मैं बता रही हूँ कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू जो है दैट इज़ द डे टू डे एक्सपेंस, ठीक, और कैपिटल जो है दैट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और हमेशा वो लार्ज होती है। लमसम मीन्स वो लार्ज होती है, ठीक है। लमसम का मतलब क्या है? वो लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक। तो चलिए ये आपको समझ आ गया, लमसम मीन्स लार्ज, एक बार में ही करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये बहुत स्मॉल एक्सपेंस है, ठीक है, डे टू डे होता है ये। इसमें कॉफ़ी की एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ ऑफिस में। एट वन टाइम देखिए कंप्यूटर और प्रिंटर लाया मैंने ऑफिस में, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए इकोनॉमी में जो है वो 3 सेक्टर्स आते हैं। इकोनॉमी में हम लोग मेजरली, इकोनॉमी जो है हमारा मनी या इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स में हम लोग उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तीसरा होता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। अगर मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करूँ तो इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एंड सर्विस सेक्टर को हम लोग टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब तो हो गई ये 3। देखिए एक होता है क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है, क्वार्टरनरी सेक्टर। देखिए इसको मैंने क्या लिखा? प्राइमरी सेक्टर, इसको मैंने सेकेंडरी सेक्टर बताया, इसको मैंने टर्शरी सेक्टर बताया। एक होता है मेरे पास क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है, इसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको, ये जो क्वार्टरनरी सेक्टर है ये इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है। हम मेनली जब इकोनॉमी की बात करते हैं हम 3 ही सेक्टर्स पढ़ते हैं, बट इसके बारे में हो सकता है आपको MCQ पूछा जाए कि चौथा सेक्टर कौन सा होता है, तो आप क्वार्टरनरी सेक्टर लिख सकते हैं। और इसमें मेनली रिसर्च वगैरह जो आती है हमारी, ठीक है, रिसर्च वगैरह को इंक्लूड करते हैं, किसमें? क्वार्टरनरी सेक्टर में, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये जो एग्रीकल्चरल है इसमें किन चीज़ों की बात होती है?
एक तो होती है नेचुरल रिसोर्सेज की बात और एक होती है रॉ मटेरियल्स की बात, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज मींस जो नेचुरली अकर कर रही है और रॉ मटेरियल्स की बात इसमें होती है, ठीक है। रॉ मटेरियल देखिए, ये रॉ मटेरियल है, इससे मैंने मान लीजिए ये था वीट, मान लीजिए ये वीट फ्लावर था, ठीक है, वीट फ्लोर था। वीट फ्लोर का मतलब होता है आटा था कुछ वीट का, ठीक है। इससे मैंने क्या बनाया, ब्रेड या बिस्किट बनाया, ठीक है, या मैंने इससे बिस्किट बनाया। अब जो ये ब्रेड या बिस्किट है ये मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ये कहाँ से बना, ये रॉ मटेरियल से बना। ये वीट फ्लोर जो है मेरे पास, ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये मेरा है रॉ मटेरियल। समझ आ गई। तो ये रॉ मटेरियल की जो बात है ये हम किस में करते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में करते हैं, ठीक है। बाद में अगर कुछ मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, उसको हम करते हैं डिस्कस किस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिस्कस करते हैं, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब अगर मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करूं तो इसको हम रेड कॉलर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए दैट विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड एज रेड कॉलर, तो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चरल सेक्टर, या पूछा जा सकता है एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको रेड कॉलर पता होना चाहिए। ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ये मैंने एब्रिविएशन यूज़ की, ऑल्सो नोन एज AKA, ठीक है। ये आपको ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में यूज़ किया है, आप कंफ्यूज मत होना। अब अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, जो होता है ब्लू कॉलर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दूसरा नाम है ब्लू कॉलर, एग्रीकल्चरल सेक्टर का दूसरा नाम है रेड कॉलर, एंड सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, वाइट कॉलर। और सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम मेनली इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं वो इंडस्ट्री में बनते हैं, ठीक। और टर्शरी में हम लोग ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।